हम लोग विशाखापट्टनम गए थे और विशाखापट्टनम में हमने लाइन देखी ट्रक्स की और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑलमोस्ट जितने ट्रक्स वहाँ पर थे वो ट्रक्स में एक ही कंपनी थी जिसमें से ऑलमोस्ट 10 में से 5-6 ट्रक्स उसी कंपनी के थे। कंपनी का नाम था। आज तो वो मल्टी बैगर बन चुका है। इतने ट्रम्प्स ने ये कह दिया वो कह दिया, वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ने ये कह दिया, हमारे इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ कह रहे हैं, बट आपको वो न्यूज़ फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक बारी जब वो प्राइज इन हो गया कि हम क्या टैरिफ्स पे हम कर रहे हैं, उसके बाद जो मूवमेंट आएगी वो बहुत फास्ट भी आ सकती है। उसमें अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आपको अच्छी रिटर्न देगी। कुछ टाइम पहले हमने एक फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हम एक्चुअली अभी भी इन्वेस्टेड हैं, अपना पुराना बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, तो वहां से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के एक टोटली नया वर्टिकल स्टार्ट किया था। दे स्टार्टेड विद अबाउट 5 CR रेवेन्यू और आज 500 करोड़ का है वो वर्टिकल इटसेल्फ एंड द मार्केट कैप हैज गॉन अप बाय 5x। सो कौन से सेक्टर्स पे ऐसे टाइम पे हम फोकस कर सकते हैं? कुछ जो सेक्टर्स हमें लग रहे हैं कि अगले 3 साल एटलीस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज Hi everyone, very good morning. I am Nazeel Doshi Thakkar and I welcome you all to this podcast. आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है, मिस्टर अमित कुमार गुप्ता। हाय सर, आप इतने सालों से मार्केट्स में हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में हो, यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्रोकर्स। सो इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी रही है? राइट, सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हैज मतलब काफ़ी सालों से हैं, 20 साल से मार्केट में है, मार्केट ट्रैक्स कर रहे हैं, तो वो फिलॉसफी तो इवॉल्व हुई है। पिछले 10 साल में आई वुड से कि वो थोड़ी सॉलिडिफाई हुई है एंड जो बेसिक स्टाइल है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा है, दैट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो आई लाइक टू बाय कंपनीज विच आर अंडर वैल्यूड, मे बी हेटेड बाय द मार्केट्स में उसकी बात कम हो रही है। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हो जाते हैं, एक बिजनेस साइकिल में एक लेवल पे आ जाते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा रुचि रहती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, विच आर अंडर वैल्यूड, अंडर ओन्ड, अंडर कवर्ड, मे बी ज़्यादा बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल कवरेज जो हम कहते हैं वो नहीं है, मे बी जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक PMS, AIS एक्सेट्रा, उनमें बाइंग नहीं है उस स्टॉक्स की। और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, कि बिज़नेस में चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, कई बारी वो चेंजेस मैनेजमेंट की वजह से होते हैं, कई बारी बिजनेसेस डाइवर्सिफाई करते हैं इस वजह से होते हैं। सो इसी तरह से हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस बनी है कि जो ऐसे स्टॉक्स हों या ऐसी कंपनीज़ हों जहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड चेंजेस हों या प्रमोटर रिलेटेड चेंजेस हों, उनको हम स्टडी करें, उससे हम अपनी रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस बनाएं, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट इनटू इट एंड स्टे विद दैट कंपनी for 2 years, 3 years, or whatever is your time frame of holding the company. तो आप ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कैसे करते हो जो मतलब इतनी नोन नहीं है, कोई उस पर इतना रिपोर्ट नहीं बना रहा है, तो आप ढूंढते कैसे हो? राइट, सो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है पिछले 4-5 साल में, स्पेशली पोस्ट कोविड, कि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई है। उसकी डाउनसाइड भी है थोड़ी, लेकिन एटलीस्ट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के उसमें बहुत इजी हो गया है। काफ़ी अब वेबसाइट्स हो गई हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ अ माउस प्रोवाइड करती हैं हमें। उसके अलावा अब कंपनीज खुद बहुत एक्टिव हो गई हैं कि अगर बिजनेस में एक्चुअली जेन्युइनली कुछ चेंज आ रहा है तो वो थोड़ी एक्टिव हो जाती हैं, मे नॉट बी थ्रू मीडिया इंटरव्यूज़ एंड ऑल, बट एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशंस देनी स्टार्ट कर देती हैं, एनालिस्ट कॉल्स करनी स्टार्ट कर देती हैं, कंपनीज खुद थोड़ा अपना बताने लगती हैं। हाँ राइट, खुद करते हैं कि यार देखो हमारे बिजनेस में चेंज आ रहा है। तो पहले क्या होता था कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years, 15 years ago, I'm just talking like 5-6 years ago also. Companies were not very keen, especially in the micro cap space. अब वो चेंज आ गया है पिछले 5 साल में। तो एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी आर्बिट्राज कम हो गई है, सो हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी आसान हो गई है, इवन दो स्टिल अगर कंपनी नहीं चाहती तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, स्कटलबट ज़्यादा करना पड़ता है एक इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट थीसिस एक बारी बन जाती है,
उसके बाद उसको फॉलो अप करना फिर आसान होता है, क्योंकि सिर्फ हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक हम उसको ट्रैक भी करना है 2 3 4 साल 5 साल वट एवर इट इज़। सो उसमें हेल्प काफ़ी होगी। तो इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज डेफिनेटली एक हो चुका है। ओके, सो आप टू कम बैक, आप हाँ। कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि भाई कुछ कंपनी ने कभी रिपोर्ट बाहर निकाला, या ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये हाँ, कंपनीज में डालना है? राइट। सो अगर ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर अब हम उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं बाय इफ द वी कैन मीट द मैनेजमेंट एंड टॉक इन मच मोर डेप्थ कि वो क्या चेंज आ रहा है बिजनेस में, कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ रेट ऑफ चेंज है कि आज 100 करोड़ का धंधा है, कल शायद 500 करोड़ का हो जाए, फिर 1000 करोड़ का हो जाए। सो वो रेवेन्यू में चेंज है या नई स्ट्रीम ही आ गई है कि पुराना जो हमारा बिजनेस चल रहा था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा था, अब हमने वहाँ से रेवेन्यू वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत निकाल के हमने नई स्ट्रीम है और नया विजन के साथ हम कंपनी अब चला रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस जब होते हैं तो वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हमारी थीसिस बनती है। अभी आपने कुछ स्कटलबर्ग मेंशन किया, आप समझा सकते हैं वो क्या होता है? Right. So scuttlebutt basically it's a process by which you validate your hypothesis. So हिंदी में इसको मैं समझाऊँ तो जो हमने इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाई है कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, उसको कंपनी से रिलेटेड जितने भी पार्टनर्स हैं, नॉट नेसेसरली मैनेजमेंट, बट जो पार्टनर्स हैं, एक कंपनी जब चलती है तो उसकी सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके वेंडर्स होते हैं, उसके सप्लायर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं। उस कंपनी के साथ हो सकता है बैंकर्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने काम किया हुआ हो। तो इन सब के नेटवर्क से बात करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, या आपको उसके प्लस या माइनसेस पता चल सकता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ इन्वेस्ट करने से कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता, आपको रिस्क भी समझने पड़ते हैं कि किस रिस्क से कितना इम्पैक्ट हो सकता है। सो वो रिस्क समझने के लिए कई बारी आपको मैनेजमेंट से गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो आपको जो उस कंपनी से रिलेटेड लोग हैं मार्केट में, उनके साथ शायद बात करनी पड़ेगी, उनके साथ जाके मिलना पड़ेगा, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब होगा। तो ये प्रोसेस वैसे कॉन्टिन्यूस ही रहता है, लेकिन बिफोर यू पुट अ पोजीशन, जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो उससे पहले करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस क्या है, उसमें क्या प्लस माइनस है, क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या रिस्क हैं इस इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई रिस्क होता है, चाहे वो माइक्रो रिस्क हो या मैक्रो रिस्क हो। तो हम स्कटलबट से वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको ट्रैक जब करते हैं तो उसमें हमारे को हेल्प होती है। सर, आप कोई एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि आप कोई कंपनी में या उसके कॉम्पिटिटर से या पीयर्स से मिलने गए एंड इट केम आउट टू बी अ गुड डिसीजन? राइट। सो काफ़ी पहले का एक थोड़ा एग्जांपल, मैं एक पुराना एग्जांपल देता हूँ एक, और एक नया एग्जांपल देता हूँ। तो लाइक 2012-13 में यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस रिसर्च डेस्क एट माय ब्रोकरेज हाउस। सो हम लोग विशाखापट्टनम गए थे, और विशाखापट्टनम में हमने घूमते हुए हमने लाइन देखी ट्रक्स की, बहुत ज़्यादा लाइन थी, और स्पेशली पोर्ट्स के पास ये चीज़ हमने ज़्यादा देखी। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि साइकिल जो है कमर्शियल व्हीकल्स की, वो वापस आ रही है, आ रही है, काफ़ी ज़्यादा केपेक्स में पिकअप हो रहा है। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑलमोस्ट जितने ट्रक्स वहाँ पर थे, वो ट्रक्स में एक ही कंपनी थी जिसमें से ऑलमोस्ट 10 में से 5-6 ट्रक्स उसी कंपनी के थे। अशोक लीलैंड उस कंपनी का नाम था। और अभी आज तो वो यू नो मल्टी बैगर बन चुका है। तो उस टाइम पे वो उसकी मार्केट कैप आई थिंक अराउंड, मेरे को याद होगा, 2400-2500 करोड़ रुपए थी, और 10 रुपये का शेयर वो ट्रेड करता, जो कि आज की डेट में एक्स बोनस होके करीब 500-600 रुपये है। सो वहाँ से हमने एक ट्रैवल में स्कटलबट करते हुए ये चीज़ आइडेंटिफाई करी, और उसके बाद हमने उसके फंडामेंटल स्टडी करे, मैनेजमेंट कॉन कॉल्स अटेंड करी। उस टाइम पे वो काम करते थे तो हमें काफ़ी वेंडर्स से मिलना पड़ा, जो कि सीवी में काम करते थे। सीवी फाइनेंसर्स से हम मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबसे ज़्यादा जो है वो अशोक लीलैंड के ट्रक्स बेच रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में।
तो आज आपका चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो था। ऑब्वियसली अब तो काफ़ी उन्होंने एक्सपैंड कर लिया ऑल राइट, ओवर इनफैक्ट इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया भी तो है, मुंबई में भी जो बीईएसटी की बसेस है वो भी अशोक लेलैंड अशोक की की है। हैं। जी। बट उस टाइम पे हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो सिर्फ ट्रक्स के लिए थी। अब उन्होंने एक्सपैंड करके बाकी में कर लिया। तो आपको काफ़ी स्कटलबट करनी पड़ी हमें, स्पेशली हमने फाइनेंसिंग कंपनियों से बहुत बात करी जो सीवी फाइनेंस करती थी। उनसे बात करके हमें पता चला कि द क्वालिटी ऑफ द ट्रक्स इज़ वेरी गुड, प्लस प्रेफरेंस है क्योंकि द क्रेडिट टर्म्स विच दे गिव and the relationships which they have built with CV Financer, that is very good. So this is like one example where we were able to identify. एक अगर मतलब लेटेस्ट एग्जांपल हम देखें तो कुछ टाइम पहले हमने एक फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हम एक्चुअली अभी भी इन्वेस्टेड हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज वो रिकमेंडेशन लगती है एंड एज अ सेबी डिस्क्लोजर आई डोंट टेक द नेम। बट हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी थी जो कि अपना पुराना बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट कर रही थी। तो वहाँ से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के एक नया टोटली नया वर्टिकल स्टार्ट किया था। फार्मा की कंपनी थी और वो जो था दे स्टार्टेड विद अबाउट 5 CR रेवेन्यू और आज 500 करोड़ का है वो वर्टिकल इटसेल्फ एंड द मार्केट कैप हैज़ गॉन अप बाय 5x फ्रॉम देयर। सो वो प्योरली हमें हम वी वर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उनका नाम आया और वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ रिटेल थे जो कि वो अपनी दुकानों पे, रिटेल की दुकानों पे वो मेडिसिन बेचना स्टार्ट किया था जिन्होंने। उन्होंने बताया, जब हमने डेप्थ में किया तो हमने रियलाइज़ किया कि है। और वो कंपनी ऐसा नहीं था कि काफ़ी बार हमारे स्क्रीनर्स में आई थी पहले, लेकिन हमने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमने कहा कि मैनेजमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है, कुछ कॉन कॉल्स नहीं होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी। इवन इनफैक्ट उस टाइम पे तो वो प्रेजेंटेशन भी अपनी अपलोड नहीं करते थे, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन जो होती है। बट उसके बाद हम जब मिले तब फिर हमने उनको भी थोड़ा सजेस्ट किया और भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, लोगों को पता ही नहीं है आपकी कंपनी के बारे में। फिर जब वो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, बीच में कोविड भी हो गया तो थोड़ा वैसे भी रेवेन्यू बढ़ गया था। और अब वो कंपनी ऑलमोस्ट 5x है अपने प्राइस से। सो द मोर यू मीट पीपल, द मोर यू टॉक टू पीपल, जितना आप स्कटल बट करोगे, जितने आप कॉन्टैक्ट्स बनाओगे मार्केट में, उतनी आपकी इन्वेस्टिंग जो है वो बेटर होती जाएगी। ओके, तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है, अब रिटेल इन्वेस्टर तो इतना डेप्थ में नहीं जा सकता है ना, बट अगर रिटेल इन्वेस्टर को भी ब्रॉडली समझना हो तो वो ये कैसे कर सकता है? मे बी 10% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, हाउ दे कैन डू? राइट। सो आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स भी, जिसका छोटा पोर्टफोलियो है, 5-10 लाख से भी स्टार्ट कर रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर भी इंफॉर्मेशन तो एक्सेस कर सकता है। सेकेंडली वो देर आर गुड इन्वेस्टर्स एंड सेबी रजिस्टर्ड पीपल जो कि ये इन्फॉर्मेशन फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो वहाँ पर उनसे, ऐसे लोगों से इम्पैक्ट हो सकता है। उसमें आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद भी आइडिया लगेगा कंपनी में कैसे चेंज हो रहा है और कैसे करना है। बाकी ये थोड़ा एक स्लो प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना इंडस्ट्री में। आपके पास वेंडर सप्लायर्स होने चाहिए। आज मुझे अगर जेनरिक मेडिसिन का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पता है, मेरे पास 4-5 नंबर है मोबाइल पे जिन पे मैं कॉल करके पता कर सकता हूँ। या मैंने अपने रिटेल वेंडर्स, बड़े जो हैं वेंडर्स, उनके साथ किया हुआ है। वो एक वेंडर जो है वो मे बी CNF एजेंट है 4-5 कंपनियों का, तो वो मुझे उन 4-5 कंपनियों के इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो वो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, नेटवर्क बिल्ड करना में टाइम लग सकता है, बट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली अब मच मोर इजीली अवेलेबल है through either information through websites and internet or through SEBI registered people. Right. And ऐसे बोला भी जाता है that if you want to invest in companies whose product you are using. तो कभी ऐसा भी होगा कि हम शॉप में गए, हम खुद सामान खरीदे, तो हम भी तो ऑब्जर्व करेंगे ना कि हाँ ये प्रोडक्ट है, अच्छा तो ये कंपनी कौन सी है, चलो उसके बारे में सर्च करते हैं। राइट। सो आई थिंक इसमें जो पॉइंट हमने पहले बात किया कि आप कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर यूज भी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स को, और आपको रिस्क भी देखने हैं अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम शॉप मार्केट में गए, किसी भी स्टॉक कंपनी देख रहे हैं, मतलब उसका कुछ हम
परचेज कर रहे हैं, वो परचेज करते हुए आप ये देख रहे हैं कि कंपटीशन क्या है मार्केट में है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चॉकलेट खरीद रहे हैं तो उस चॉकलेट में क्या कंपटीशन लिस्टेड स्पेस से आ रहा है या अनलिस्टेड स्पेस से आ रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अगर आप अभी हम करेंटली बात करें, अभी हम अप्रैल में 2025 में हैं, जो काफ़ी सारी ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज थी, डाबर, एचयूएल, मैरिको एक्सेट्रा, ये सब कंपटीशन फेस कर रही हैं फ्रॉम द अनलिस्टेड स्पेस, फ्रॉम द स्टार्टअप्स एंड द न्यूअर कंपनीज विच हैव कम। सो अभी क्या है कि अगर आप मार्केट में जाओ, आपको अगर एक टूथब्रश भी लेना है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेना है, तो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो सस्ता बेच रहे हैं, वो प्रीमियम भी बेच रहे हैं, मे बी 2x कॉस्ट, 3x कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल प्लेयर। तो वो कंपटीशन है, आपको वो डिमार्केशन समझनी पड़ेगी। 500 रुपये की कैटेगरी में कौन बेच रहा है, क्या कंपटीशन है, 200 रुपये की कैटेगरी में कौन बेच रहा है, और क्या ये इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है कि मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी हर्ट करेगा। तो स्कटलबट जो हम प्रोसेस करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम कंपटीशन समझने के लिए भी उसको हम देखते हैं और समझते हैं। सो सर, अगर आप, चलो आपने सारी रिसर्च की, आपने रिपोर्ट्स रीड किए, मैनेजमेंट मिले, व्हाट आर द 4 मेन क्राइटेरियाज जिससे कि आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो? लाइक हाँ यार, ये 4 चीज़ें टिक हो गई, अब इसके शेयर्स बाय करो या सजेस्ट करो। व्हाट आर दोज? सो आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। आई मीन आपने 4 चीज़ें पूछी, 2 प्राइमरी चीज़ें हैं और 2 सेकेंडरी चीज़ें हैं। वन इज़ दैट आपको बिजनेस साइकिल समझनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस साइकिल अप है या डाउन है या अभी नीचे ही है, इट्स मार्केट साइकिल ऑलवेज वर्क इन साइन वेव्स। राइट। ठीक है, आप ऊपर नहीं बाय करना चाहते, आप नीचे ही बाय करना चाहते हो जब साइकिल डाउन हो, साइकिल टर्न होने वाली हो। तो बिजनेस साइकिल समझना ज़रूरी है कि ये बिजनेस साइकिल कब टर्न होगी और कितने टाइम तक ऊपर रहेगी, वेदर इट इज़ 2 years, 5 years, व्हाटएवर इट इज़। तो बिजनेस साइकिल समझना ज़रूरी है। उसके लिए आइडेंटिफाई करें? तो बिजनेस साइकिल समझने के लिए आपको बिजनेस इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी कि, क्योंकि कई बार बिजनेस इंडस्ट्री सेक्टर ही डाउन होता है तो सारे स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे। बहुत रेयरली होगा कि एक स्टॉक ही चल रहा है, वो मे बी मार्केट लीडर है इसलिए चल रहा है। बट जो बड़ा अल्फा बनेगा वो उससे बनेगा जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वाला है और वो टर्न अराउंड कर रहा है। क्योंकि वन तो सभी को पता है कि मार्केट लीडर है तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, लेकिन सेकंड और थर्ड प्लेयर होगा, अगर वो सक्सेसफुली टर्न अराउंड करता है तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा बनेगा, उसमें अल्फा जो हमें कहते हैं वो ज़्यादा बनेगा, रेट ऑफ चेंज उसमें ज़्यादा होगा। मे बी अगर लीडर 20% से ग्रो कर रहा है तो वो शायद 40% से ग्रो करेगा, एटलीस्ट इनिशियल एजेस, इनिशियल ईयर्स में। सो वो बिजनेस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Second is the management, that whether the management is able to deliver that change. वो management वो proper बेस लेवल पे वो चेंजेस कर पा रहा है, एग्जीक्यूट या नहीं। क्योंकि आपका कितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल हो, अगर आपका मैनेजमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो वो एग्जीक्यूशन केपेबल है या नहीं करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी वो अच्छे सेल्स कर पा रहे हैं कि नहीं, रेवेन्यू ग्रो कर पा रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर पा रहे हैं, वो वाली चीज़ें देखना ज़रूरी है। थर्ड इज़ कि जब बिजनेस टर्न अराउंड हो जाए तो उसके बाद कैपिटल एलोकेशन कैसे हो रहा है उस कंपनी में। कैपिटल एलोकेशन में हमें ये चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती है कि वो जो ग्रोथ हो रही है उससे कैश फ्लोज जो जनरेट हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है वो वापस से बिजनेस में ही जा रही है या फिर प्रमोटर उसको निकाल के किसी साइड बिजनेस में, अनरिलेटेड बिजनेस में यूज़ कर रहा है या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहा है नहीं। तो वो कैश फ्लोज और कैपिटल एलोकेशन समझना ज़रूरी है। एंड फोर्थली इज़ कि वी ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ द मैक्रो रिस्क। अभी हम जियोपॉलिटिक्स जैसे सिचुएशन में हैं, वहाँ पर कुछ भी यूएस में हो गया, यूके में हो गया, यूरोप में हो गया, रशिया में हो गया, इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो मैक्रो रिस्क पे हमेशा रखना चाहिए। स्पेशली अगर कोई एक्सपोर्टर है तो वो क्या मैक्रो रिस्क आ सकते हैं इमीडिएटली जो इम्पैक्ट करेंगे। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो फिर हमें इंडिया के मैक्रो समझने पड़ेंगे कि इंडिया की पॉलिसी में क्या चेंजेस आ सकते हैं या आ रहे हैं जो कि इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। मैं समराइज करने के लिए कहूँगा 4 पॉइंट्स हैं। टॉप डाउन अगर मैं देखूँ तो आप पहले
business cycle, business cycle, then management, management, then capital cash flow, allocation, हाँ, cash flow and cash capital. flows, capital allocation, and then the macro risks which are there in that particular industry and in that geography where company is operating. सर अभी आपने मैक्रोस की बात की, ओके, जैसे अभी भी बहुत ही अनसर्टनिटी है मार्केट्स में. लाइक फ्यू डेज बैक द मार्केट्स वर रिकवरिंग, पीपल वर हैप्पी, वी आर इन व्हाट 4th of April टुडे, Right. राइट, एंड लाइक April 2025, एंड हम देख रहे हैं कि वापस अप्स एंड डाउन्स है, पीपल आर हैविंग दिस नेगेटिव फीलिंग ऑल ओवर अगेन. What is your take on that? How long will this stay, or how should the investor behave in such a market? So I think one thing which is sort of negatively impact कि अब वो information again बहुत easily available है, तो उसका negative impact भी होता है. आप सोशल मीडिया घुमाओगे तो आप देखोगे कि उसको इतने ट्रम्प्स ने ये कह दिया, वो कह दिया, वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ने ये कह दिया, हमारे इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ कह रहे हैं. वर्ल्ड वाइड की आपको न्यूज़ मिलेगी, बट आपको वो न्यूज़ फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक्चुअल में आपका जो न्यूज़ आ रही है या जिस सेक्टर की न्यूज़ आ रही है वो आपकी कंपनी को इम्पैक्ट भी कर रही है या नहीं. So there are two things. One is that the market has declined because markets were very expensive at last point of time. Markets never move in one direction. They always have to correct so that they can move faster ahead. So जब तक वो नीचे नहीं जाएंगे तब तक एक कंसोलिडेशन फेज नहीं आएगा. लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे अपना पोर्टफोलियो, लोग समझेंगे नहीं कि क्या गलतियां करिए, तब तक वो वापस चलेगा नहीं मार्केट. सो आई थिंक वो एक यूफोरिक फेज था जो खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से. पिछले 6-7 महीने में जो यूफोरिक फेज था वो उसमें करेक्शन आ गया. तो आई थिंक करेक्शन अपनी एंड पे जस्टिफाइड थी. अब वोलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है. वोलेटिलिटी मेरे हिसाब से और 2-3 महीना रहेगी जब तक ये ट्रम्प की नेगोशिएशंस चलती हैं, टैरिफ नेगोशिएशंस चलती हैं, ये रहेगी. बट at some point of time in next 2-3 months that will also bottom out. Okay, उसके बाद जो विनर्स बनेंगे मार्केट में, वो अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किए तो फॉर नेक्स्ट 2-3 years it will be much better for your investment portfolio. एंड और ऐसा हो गई बिकॉज इवेंचुअली सारी नेगेटिव जब प्राइस्ड इन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मार्केट सिर्फ पॉजिटिव्स पे ध्यान देगा. तो ऐसा नहीं है कि ये जो पिछले 1 महीने में रिकवरी हुई थी उसमें नेगेटिव्स खत्म हो गए थे. नेगेटिव्स वर ऑलवेज देयर बिकॉज सबको पता था कि 2 अप्रैल को टैरिफ्स अनाउंस होंगे. लेकिन मार्केट्स इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था अराउंड 6 मार्च 5th and 10th मार्च कि वो एक टेक्निकल बाउंस तो आना ही था. बट वो टेक्निकल बाउंस सस्टेनेबल होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता था कि 2 अप्रैल को कितना करेंगे. तो मुझे लगता है वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस. जो टैरिफ्स अनाउंस भी हुए हैं वो एक्चुअली इंडिया के लिए काफ़ी बेटर ही हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे वो वियतनाम हो, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, उन सबसे कम है टैरिफ्स. और ये भी शायद फर्दर नेगोशिएट होके और कम हो सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो माय विशेस कि अभी 26 पे हैं हम, वी विल प्रॉब्ली गेट डाउन टू समवेयर बिटवीन 12-15%. सो दैट विल बी अ फर्दर एडिशनल बेनिफिट. बट वो जो एक बारी जब वो प्राइज इन हो गया कि हम क्या टैरिफ्स पे हम कर रहे हैं, उसके बाद जो मूवमेंट आएगी वो बहुत फास्ट भी आ सकती है. तो आपको अगले कुछ महीने 3-4-5 महीने 6 महीने व्हाटएवर इट टेक्स फॉर दिस कंसोलिडेशन फेज, उसमें अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट 2-3 years आपको अच्छी रिटर्न देके जाए. सो कौन से सेक्टर्स पे ऐसे टाइम पे हम फोकस कर सकते हैं? राइट. सो इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन. बट कुछ जो सेक्टर्स हमें लग रहे हैं कि अगले 3 साल एटलीस्ट कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज मेटल्स इन माइनिंग. वो काफ़ी पिछले 1.5-2 साल से चले नहीं हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं या कंपनीज जो हैं वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट बनाया था उन्होंने. तो अपनी बैलेंस शीट्स भी उन्होंने डीलीवरेज कर दी थी. तो अभी आज आप टॉप 5 स्टील कंपनी उठा के देख लीजिए या टॉप 5 मेटल कंपनीज उठा के देख लीजिए, सबकी बैलेंस शीट डीलीवरेज्ड है. मतलब लोन्स जो डेट जो है वो बहुत कम है, क्लियर हो गया, बहुत कम हो चुका है. मोस्टली वर्किंग कैपिटल टाइप लोन्स ही हैं. तो
वहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, बिकॉज आप चाहे हम टैरिफ्स की बात कर रहे थे, तो ग्लोबली हर कंट्री अब ये कोशिश कर रही है कि यू मेक इन योर ओन कंट्री. So whether we have Make in India, China is always there. They are also making for their own people now rather than Right. exporting. For the domestic consumption they are concentrating. US भी वही बातें कर रहा है, यूरोप में Right. भी वही बातें चल रही Right. हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में जो कंपनीज अपने मार्केट को ही, डोमेस्टिक मार्केट को ही अच्छे से केटर करेगा और वहाँ पे टॉप पोजीशन बना के रखेगा, ऐसी मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज काफ़ी अच्छा कर सकती हैं. Okay. So we are invested in some of them. We are invested in a steel company. We are invested in a couple of mining companies also. वहाँ पर मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. ऑब्वियसली मेटल साइकिल थोड़ी सिक्लिकल होती है, वो सब समझते हैं, बिकॉज काफ़ी मैक्रोज रहते हैं इन्वॉल्व, और क्रूड का फैक्टर रहता है, माइंस का रहता है, पॉलिसीज एक्सेट्रा. बट स्टिल वो डाउन साइकिल पे है, 2 साल से कुछ रिटर्न कुछ खास नहीं आई है. तो So वो there वहाँ may be a पर recovery. there could Okay. be a recovery. So that is one space which we are quite positive. Hmm. Another space which we are, we have a lot of positions and we are building is the pharma API space जो है. वहाँ पे APIs and CDMOs में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे चाइना डंपिंग से इतना इम्पैक्ट नहीं है. वहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी कंपनीज जो डिलीवर कर रही हैं, और अभी वैल्यूएशंस वाइज कुछ सस्ती हैं, कुछ जहाँ पे डाउन साइकिल चल रही है वहाँ थोड़ा चीप मिल रहा है, और कहीं पर अच्छा भी मिल रहा है. तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो 4-5 साल की साइकिल है, क्योंकि वो चाइना से काफ़ी लोग अपनी फैसिलिटीज़ बंद करके इंडिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो इंडिया जब वो मूव कर रहे हैं, तो जो ये चाइना +1 वाली थीम है, ये काफ़ी ज़ोर पकड़ सकती है. और एक बार ये टैरिफ्स वगैरह. China +1? So China +1 is essentially that you are looking for an alternative for manufacturing outside China. So अगर आपको याद होगा तो चाइना में जब कोविड हुआ था, तो वो सारी सप्लाई चेन्स बंद हो गई थी फॉर 1.5-2 साल के लिए. तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, तो कुछ इंडिया में ढूंढे, कुछ अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ढूंढे. लाइक टेक्सटाइल्स था, टेक्सटाइल चाइना में बंद हो गया था, तो लोगों ने वियतनाम में काम ढूंढा, बांग्लादेश में काम ढूंढा, इंडिया में भी आया काम. सो वो अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग में है. मैन्युफैक्चरिंग हम जब बात करते हैं तो बहुत वास्ट है. लाइक टेक्सटाइल्स है, आपके ऑटो पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, प्रिसिजन कंपनीज हो गई, ऑटो इंसलरीज कंपनी हो गई. तो वो काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है रहेगी. तो उसमें मुझे फार्मा API में जो रहता है, वहाँ पे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि चाइना आज की डेट में $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है सिर्फ फार्मा API में. अगर उसका इंडिया करीब 5-6 बिलियन करता है, तो अगर वहाँ का 10% भी इंडिया में आ गया, तो हम 50% से ग्रो कर जाएंगे. 5 का वो 7.5 हो जाएगा. तो माई सेंस की वहाँ पर रेट ऑफ चेंज अच्छा रहेगा, और वहाँ पर कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा बेटर कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मे बी ट्रेडिशनल कंपनीज. सो दीज 2 सेक्टर्स प्राइमरली टॉप ऑफ माई माइंड आ रहे हैं, जहाँ पर हम इन्वेस्टेड भी हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि अगले 2-3 साल तक स्टोरी विल बी गुड. So sir, I have read that you focus also on special situations. जैसे कभी कोई merger आ रहा है, acquisition आ रहा है, कुछ event driven strategies के बारे में. So can you please explain the same? Right. So हर कंपनी की साइकिल में एक ऐसा मेजर इवेंट आता है विच कैन बी ट्रिगर टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी, और एटलीस्ट स्टार्ट रिसर्चिंग मोर अबाउट द कंपनी. So we run a special situation strategy where we concentrate exclusively on these kind of companies. Now special situation में जो events होते हैं, that can be multiple events which can happening. Sometimes multiple events happen at the same time. So for example, merger and acquisition हो रहा है. Maybe the company is getting acquired by another company. उसको buy out हो रहा है, वो company बिक रही है basically. कई बार वो कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई है और उस कंपनी को कोई खरीद रहा है. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर. देन देयर आर केसेस व्हेन वेयर अ कंपनी हैज 2 लिस्टेड एंटिटीज और 2 लिस्टेड सब्सिडरीज, और वो दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं. या वहाँ का एक्स बिजनेस हम निकाल के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पर कंपनी काफ़ी टाइम तक डिप्रेस्ड होती है, कैश फ्लोज डिप्रेस्ड होते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग जो हम कहते हैं वो नहीं हो रही होती है, लेकिन सडनली वो ट्रिगर आता है, और फिर कंपनी को हम एक नए नज़रिए से, नए व्यू पॉइंट से देखना स्टार्ट कर देते हैं. तो
वो स्पेशल सिचुएशंस जो है वो हम ट्रैक करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंडर, और रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन्हीं स्ट्रैटेजी, इन्हीं कंपनीज को लेके होती हैं। सर इसमें तो एक रिस्क भी है ना, हमने जैसे प्रेडिक्ट किया वैसे नहीं किया, वर्क किया तो। राइट, सो उसके लिए फिर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा स्कैटर बट करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात स्पेशल सिचुएशंस में ये होती है कि आप अप्रॉक्सीमेटली एक रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हो कंपनी का। क्योंकि कंपनी अगर कोई मर्जर कर रही है तो उसकी स्वैप रेशो आपको देगी, तो आपको पता है कि कितना रहेगा। या अगर कंपनी मर्ज कर रही है तो आपको पता है कि टोटल कैश फ्लो आफ्टर द मर्जर कितना हो जाएगा। तो आप अप्रॉक्सीमेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर कंपनी में जब मर्जर हो जाता है, कैश फ्लोज इम्प्रूव हो जाते हैं, ऑपरेशनली प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, तो री रेटिंग भी हो जाती है। काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशंस उसमें आ जाते हैं, फिर बाइंग कर लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमने जैसे पॉडकास्ट के पहले भी स्टार्टिंग में बात करी, हमारी 3U स्ट्रैटेजीज है कि अंडर कवर्ड स्टॉक्स, अंडर ओन्ड स्टॉक्स एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं। तो इन 3 केसेस में स्पेशल सिचुएशन सबसे ज़्यादा फिट करती है, बिकॉज यूजुअली ये निगलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं मार्केट में। कई बार 2 साल से निगलेक्ट होते हैं, कई बार 5 साल से होते हैं, 10 साल से होते हैं, लेकिन वो जब ट्रिगर आ जाता है देन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और यूजुअली मैंने देखा है कि रिस्क जो होता है वो टाइम का होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है। क्योंकि आप अगर स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो तो यूजुअली आप ये सोचते हो कि यार ये हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। बट मर्जर का जो प्रोसेस होता है वो टेक्निकल होता है बहुत ज़्यादा, और कई बारी कंपनी खुद भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस है। आपको NCLT में जाना पड़ता है, वहाँ से मर्जर के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस में कई बारी 6 महीने से 2 साल तक भी लग जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश ऐसे करते हैं कि जब वो NCLT के अप्रूवल्स आ रहे हैं पूरे, तब आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, रीजनेबली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मुझे बहुत कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन राइट दैट राइट स्पेस। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि अभी सो लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच यू रिक्वायर। सो फॉर एग्जांपल अगर 2 कंपनीज लेट से मर्ज हो रही हैं, तो उन दोनों कंपनीज को अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में NCLT में अप्लाई करना पड़ेगा। लेट से बॉम्बे में है तो आपको बॉम्बे NCLT में करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी के ऑपरेशंस लेट से कलकत्ता में भी है या दिल्ली में भी है, तो उसको उस NCLT में भी अप्लाई करना पड़ेगा मर्जर के लिए। तो आपको ऐसे मल्टीपल लीगल अप्रूवल लेने पड़ेंगे। देन आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, आपको NSE BSE जहाँ पे लिस्ट है कंपनी वहाँ से लेना पड़ेगा, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ROC रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो ये सारे अप्रूवल्स आने में टाइम लग जाता है, और उसमें मतलब दीज आर लीगल हियरिंग्स बेसिकली। सो वो कई बार कंपनी खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि 3 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा अप्रूवल। लेकिन जब वो अप्रूवल्स आ जाते हैं और एक बारी मार्केट उसको रियलाइज कर लेता है, देन अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हम कोशिश करते हैं कि अनाउंसमेंट पे ना इन्वेस्ट करें, हम वो प्रोसेस ख़त्म होने वाला हो उसके एंड ऑफ द साइकिल पे इन्वेस्ट करें, सो दैट इट्स मच मोर ईजियर टू गेट रिटर्न्स, और वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना लगे। 1.5-2 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना लगे। पीरियड हो जाता है और फिर वो स्ट्रेस भी बनता है कि यार इसमें कुछ मूव नहीं हो रहा। एग्जैक्टली और वो होता है, वो काफ़ी कंपनीज में कई बार आप एंटिसिपेट नहीं करते चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, हमने कोविड से पहले एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था विच इज़ अ ग्रीन प्लाई कंपनी। सो वो अपना बिजनेस जो है वो डीमर्ज कर रहे थे into a company which is Greenply, which makes these plywoods, and there was another company वहाँ जहाँ बाकी प्रोडक्ट्स उस कंपनी में वो शिफ्ट कर रहे थे। MDF के बोर्ड्स जो होते हैं, माइक्रो डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स जो होते हैं, वो एक ग्रीन पैनल करके कंपनी थी, वहाँ पे कर रहे थे। तो हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था जस्ट बिफोर द एक्स डेट ऑफ डीमर्जर। तो वो कंपनी डीमर्ज हुई, ग्रीन प्लाई वॉज लिस्टेड, ग्रीन पैनल जो थी वो 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद वो लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज पे। यूजुअली वो 2-3 महीने का पीरियड रहता है जब दूसरी कंपनी लिस्ट होती है। सो वी इन्वेस्टेड इन अक्टूबर 2019 at around 150 rupees, and the green panel was listed in January 2020. ठीक है, एंड वी वर एंटिसिपेटिंग अब दोनों कंपनीज लिस्ट हो गई, अब चलेंगी ये, क्योंकि अंडर वैल्यूड है दोनों कंपनीज। बट कोविड आ गया, कोविड में मार्केट क्रैश हो गया। कोविड में मार्केट क्रैश हुआ तो रियल एस्टेट क्रैश हो गई। रियल एस्टेट में सारी यूज होती है, तो वो साइकिल सारी पुश हो गई। तो वो स्टॉक्स पहले गिरे सारे, 30-40-50% गिरे।
40-50% गिर गए थे दोनों। हम्म, बट हमें कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और रियल एस्टेट साइकिल जैसे ही वापस आएगी ये आ जाएगी। तो 6 महीने बाद जब रियल एस्टेट साइकिल रिवाइव हुई, कोविड जब रिस्ट्रिक्शंस खुल गई और स्टार्ट हुई, right. देन दोज कंपनीज डिड वेल, सो वी एक्चुअली इंक्रीज्ड एलोकेशन इन समझा, दोज जब डाउन स्टॉक्स. था तो यू बॉट इन द डिप। You bought more, and then they went 5x from the Okay. bottom. So sometimes वो you cannot predict, nobody predicted COVID, हम्म, so वो risk हो जाता है, but there your research comes in that यार ये undervalued है, पहले ही था और अब और ज़्यादा undervalued हो गया because of external reasons. Obviously business तो सभी का impact था COVID में, right. बट आपको पता है कि यार ये जो वैल्यू है वो और ज़्यादा चीप हो गया है, सो वी एक्चुअली बॉट इवन मोर. समझा। बट उसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर का पेन रह गया. हमने अक्टूबर 19 में किया था और स्टॉक रिवाइव हुआ अक्टूबर 20 में. सो 1 साल का पेन हो गया अननेसेसरी का. सो ये कई बार थोड़ा एक्सटर्नल रिस्क होते हैं विच वी हैव टू हैंडल इन राइट, इन्वेस्टिंग. मार्केट्स में सम रिस्क वी हैव टू मार्केट में रिस्क में रहता है. तो ये एक अपॉर्चुनिटी रिस्क एक बहुत मेजर फैक्टर होता है स्पेशल सिचुएशंस में. ओके, सो व्हाट इज योर एग्जिट स्ट्रेटजी? देखिए, एंटर तो हर कोई स्टॉक्स में कर लेता है, बट जी. लोगों को पता नहीं चलता कि भाई चाहे वो इवेंट ड्रिवन स्टॉक हो या चाहे नॉर्मल स्टॉक भी हो, कि भाई मैं एग्जिट कब करूं. सो हाउ डू यू डिटरमाइन कि ओके दिस इज द टाइम ज़ील, अब यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए? राइट. आई थिंक इवेंट बेस्ड जो इन्वेस्टिंग है स्पेशल सिचुएशन, वहाँ पे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली पता होता है पहले से कि कब है, क्योंकि एक Okay. बारी वो स्टॉक में री रेटिंग हो गई, एक ट्रिगर ख़त्म हो गया, तो आपकी रिटर्न आ गई है, वेदर इज 100% 200%, उसके बाद आप कर सकते हो एग्जिट. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी व्हेन यू वांट टू एग्जिट. सो वैल्यूएशन एक पैरामीटर रहता है. अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेंसिव हो गई हैं, मे बी द कंपनी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग लाइक 30-40x सेल्स, जो कि इनिशियली बिफोर द मर्जर 5x सेल्स पे थी, तो आपको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने डिफेंस स्टॉक्स लिए थे 2 साल पहले 22 में, which we exited in 24 after 2 years. All of them were did very well for us. बट हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 साल में रिटर्न, वो 2 साल में रिटर्न आ गई. और स्टॉक प्राइजेस जो है, वैल्यूएशंस जो प्राइज इन कर रहे थे, वो अगले 5 साल 10 साल की भी कर रहे थे. Like shipping company, one of the shipping companies where we invested, it was pricing in 10 years earnings at current price. So वहाँ आपको पता है कि valuation has just gone out of the whack, बहुत expensive हो गई है, तो वहाँ पर एक बारी टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों आएंगी. तो वहाँ पर आप एग्जिट कर दोगे. सो वैल्यूएशन, जो एग्जिट वैल्यूएशन हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. प्लस थोड़ा हम टेक्निकल्स देख लेते हैं कि वो टेक्निकल्स मे बी वी विल हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वंस वी हैव डिसाइडेड कि यार ये दीज एग्जिट वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव और द प्राइस एट विच स्टॉक इज ट्रेडिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, देन उसमें हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल देंगे. तो वो एक टेक्निकल एंगल भी हो जाता है कि जब तक मोमेंटम है तब तक ठीक है, वंस द मोमेंटम फिजल्स आउट वी आर आल्सो आउट ऑफ इट. बट आप परफेक्ट टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकते. तो बट एक टॉप की रेंज में भी है. अगर मेरे को 10, मतलब मेरा 5x स्टॉक हो गया और मैं टॉप से 10% भी नीचे सेल कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज आई मेड 5x ऑन द स्टॉक. सो वैल्यूएशन थोड़ा टेक्निकल पैरामीटर्स. वैल्यूएशन के लिए आप क्या देखते हो? पी रेशियो देखते हो या व्हाट एग्जैक्टली? हाँ, मतलब ट्रेडिशनली तो पी है भी, बट अभी लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर की कंपनी है तो हम सेल्स का पी देखेंगे, P/S भी देखेंगे, और उसका क्या है, प्लस वो कितना प्राइस इन कर रहा है. मतलब फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशंस भी देखनी पड़ती हैं. 5 years की अर्निंग्स अगर वो करंट प्राइस पे कर रहा है और पी ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स नहीं हुई है बट प्राइस हो गया है एक्सपैंड, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो कितना फ्यूचर, क्योंकि अगर हम इफ़ यू बोरो अर्निंग्स फ्रॉम द फ्यूचर एंड दैट गेट्स इन प्राइस इन, सो वो स्टॉक में टाइम करेक्शन डेफिनेटली होगी. ओके, सो जैसे आपने मुझे शेयर किया कि हमें कैसे एग्जिट करना चाहिए बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग, बट अभी जैसे हम इतने वॉलेटाइल पीरियड में है, वॉलेटाइल टाइम्स में है, ऐसे टाइम पे हमारे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उन्हें कैश पे बैठे रहना चाहिए, बाय करके होल्ड करना चाहिए, या व्हाट शुड दे डू? राइट. सो हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रही है फिनटेक कैपिटल में, वो हम ये रही है कि वी वर वेरी कॉशियस इन लास्ट ईयर इन अगस्त सितंबर. सो हम लोगों ने तो धीरे धीरे कैश रेज करना स्टार्ट कर दिया था.
थोड़ा कैश हमने सितंबर अक्टूबर में किया था, उसके बाद जब दिसंबर में अगेन रैली आई तो फिर और कैश किया था। तो हमारे तो जो सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी थोड़े बहुत कैश पे थे, तो वो थोड़ा ओके। कुशन हो गया कि जब एक्चुअल फॉल आया तो वी हैड द कॉन्फिडेंस टू बाय, यू नो, अगर वो पुराना स्टॉक हम होल्ड कर रहे थे तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं वापस। राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई स्टॉक 5% हमने लिया था, हमने 3% बेच दिया था, तो अभी हम वापस से उसको 5% पे लेके जा रहे हैं। सो एक तो वो कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है, राइट। अगले 3-4 साल भी वो स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हम्म। दूसरा क्या है कि अब नई थीम्स आएंगी, बिकॉज ये नई मार्केट साइकिल है, तो जो नई मार्केट थीम्स आएंगी उसके लिए हमने थोड़ा कैश रखा हुआ है और हमें लगता है कि वहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। थीम्स हैं या स्टॉक्स भी, इनफैक्ट आउटसाइड थीम्स भी आ गए, तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो उन थीम्स में हम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट कर रहे सर हैं एक कैश। रिटेलर क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने भी कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं और हाँ मैं जी। कंफ्यूज हूँ कि भाई मैं क्या करूँ ये टाइम पे, मैं उसको बेच दूँ या उसे होल्ड करके रखूँ? राइट। सो उसमें आपको एक बार ये पोर्टफोलियो अपना इवैल्यूएट कराना चाहिए किसी भी ओके। सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से, और आपको ये देखना चाहिए कि ये स्टॉक में मुझे कितना पेन और हो सकता है। बिकॉज आई कैन टेल यू कि जो लास्ट ईयर स्टॉक्स चले थे काफ़ी, स्पेशली इन लाइक स्टॉक्स लाइक डिफेंस, पीएसयूज, रेलवेज, एसएमई में काफ़ी जो स्टॉक्स चले थे वो सस्टेनेबल नहीं थे रैली, और वहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है। मे बी आज की डेट में वो स्टॉक 30-40-50% डाउन है, बट इवेंचुअली उसमें लॉस और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ओके। आपको अपना परफॉर्मेंस जो है वो एक बारी इवैल्यूएट करनी चाहिए, चाहे आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है चाहे 40% डाउन है। आपको एक इवैल्यूएशन करनी चाहिए। आप यू शुड नॉट सिट बैक ऑन द पोर्टफोलियो कि यार समझा। मार्केट तो डाउन है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। वो वाली एक हाँ। टेंडेंसी होती है यस, रिटेल में, बिकॉज बहुत जन की होती बिकॉज है वो ये। इन्वेस्ट शायद नहीं कर पाए, उतने हम्म। कैश फ्लो उनको अलाउ ना करे कि लेट से उन्होंने 20 लाख रुपए पहले या 25 लाख रुपए पहले डाल रखे थे और अभी शायद 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा वो ना डाल पाए, विच इज़ ओके। राइट। बट जो आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका 20 लाख का है, वो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये अगर लेट से 20 लाख वाला मेरा 15 लाख आ गया है, तो ये ऐसा ना हो कि ये 15 लाख वाला 10 लाख चला जाए। तो राइट। वो रिस्क जो है आपको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें अगर चेंजेस करने हैं, स्टॉक्स को स्वैप करना है कि कोई स्टॉक 20% डाउन है, इसकी साइकिल ख़राब हो गई है, मैं स्टॉक को निकाल दूंगा, इसकी जगह मैं नया स्टॉक लूंगा जो कि शायद 20 से मेरे को 100% रिटर्न देके जाए, तो मैं वो राइट। 20% का हिट लूंगा अपने स्टॉक पे और उसकी जगह मैं दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्वैप बेसिकली, यू नो, यूर स्टॉक स्वैपिंग द स्टॉक। एंड सेकेंडली जो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश आएगा, फिर उससे मैं जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो मैं एडवाइजर्स के साथ मिलकर उसको इन्वेस्ट करूँगा। सो ओके। जो यूजुअली टेंडेंसी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स में वो ये होती है कि दे सिट ऑन द स्टॉक। राइट। ओके, यस। वो नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्टॉक की लिस्ट जो है उसके अगेंस्ट ड्रॉ डाउन नोट करना चाहिए अगर है तो। ड्रॉडाउन इज फॉल फ्रॉम द फॉल पीक। फॉल फ्रॉम द पीक, फॉल फ्रॉम योर कॉस्ट प्राइस, बिकॉज हो ओके। सकता है फॉल। आपने वो स्टॉक बिल्कुल पीक पे ले लिया हो और राइट। उसकी साइकिल अब 3-4 साल वापस रिवाइव ही ना हो स्टॉक की, या वो इंडस्ट्री यस। रिवाइव ना हो। लाइक डिफेंस में एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि वो 4-5 साल की अर्निंग्स है, तो वहाँ तो 2 साल की कम से कम टाइम करेक्शन ही हो जाएगी। समझा। तो हो सकता है फिर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगानी है, राइट। कि अगर आपका स्टॉक 20% डाउन है और ये 2 साल नहीं चला, तो आपकी 8-8% रिटर्न, एफडी की रिटर्न भी ऐड हो गई। तो एक्चुअली वो 20% डाउन नहीं है, एक्चुअली 32% डाउन है। 8% प्लस 8 16%, 36% समझा। डाउन है एक्चुअली। समझा। सो और 2 साल का। हाँ, तो आपको ये भी सोचना है कि यार ये 20% का हिट नहीं, मैं एक्चुअली 36% का हिट ले रहा हूँ एक तरह से इम्प्लिसिटली, और मैं ऐसे स्टॉक में जाऊँ ताकि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो एटलीस्ट हिट ना हो, और वहाँ से आपको पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो आप अपने पोर्टफोलियो पे बैठिए मत, उसको एक्टिवली उसको चेक करिए, उसकी परफॉर्मेंस चेक करिए, वो सारे बिजनेसेस चेक करिए, और अगर हेल्प चाहिए तो किसी एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को आगे। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगले 3-4 महीने ये वोलेटाइल रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो आपको थोड़े बेटर एग्जिट प्राइसेस भी मिल सकते हैं, और नीचे आएगा तो आपको बेटर एंट्री प्राइसेस भी मिल सकते हैं। तो एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग योर चेंजेस फॉर द फ्यूचर। सो अगले 2-3 साल के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगले 3-4 महीने अच्छे हैं। ओके। ओके। हम स्कटलबट की बात कर रहे थे तब आपने कहा कि आप एक्चुअली सब विजिट करते हो। अब तो चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, राइट? तो कितनी चीज़ें तो हम ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। सो क्या इस एरा में भी स्कटलबट फिजिकल विजिटिंग, डज इट मेक सेंस?
Right. I mean, that's a excellent question actually. The issue is everything has a downside. So ओके। अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होने का मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी इजीली अवेलेबल है. हुँ, सो अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो you'll see a lot of people pumping the stocks, या वो स्टॉक से ऐसे बातें करेंगे जहाँ पर आपको पता है कि आप एक फ़ोन करके पता कर सकते हो कि ये झूठ है या ये गलत है. समझी। ऐसा कुछ है ही नहीं, बिजनेस के अंदर हो ही नहीं रहा. या आपको ये पता चल सकता है कि कंपनी जो रेवेन्यू दिखा रही है वो रेवेन्यू एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ पेपर रेवेन्यूज़ हैं. सो अभी कुछ कंपनीज एसएमईज में ऐसी हुई हैं कि सेबी हैज़ कम अप एंड सेड कि यार ये तो कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा था, सारा प्रमोटर पैसा जो हुँ, निकाल के थ्रू डिफरेंट चैनल्स वो ले जा रहा था. तो वो लीगल एक एरिया भी है. तो हमें ओके, स्कटलबट से बहुत आसानी से पता चल सकता है कि यार ये एक्चुअली ये फिक्शियस रेवेन्यू है, या हुँ, एक्चुअल रेवेन्यू आ रहा है, या एक्चुअल कुछ बिजनेसेस हो रहा है. तो मुझे लगता है कि कई बारी बिकॉज सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो गया है, हमारे इतने चैनल्स हो गए हैं थ्रू इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन ही बहुत इजीली स्प्रेड हो हुँ, जाती है. अगर आप रीसेंट कुछ सेबी के ऑर्डर्स पढ़ें तो एक्चुअली दे हैव अटैक द यूट्यूब चैनल, सर्टन यूट्यूब चैनल जो कि येस, स्टॉक पंप कर रहे थे. और वो एक्चुअली बिजनेस कुछ नहीं था, लेकिन वो स्टॉक्स पंप कर रहे थे. आई डोंट वांट टेक द नेम्स ऑफ द स्टॉक, बट हुँ, तो हमें क्लियरली ये पता चल गया कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत इजीली हो रही है. और इन चैनल्स के या इन स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स हुए हैं, मतलब एक दिन में 30-40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो वो क्लियरली करता है कि कुछ लोग तो उससे इन्फ्लुएंस हुए ही हैं, वो वीडियो देख के हुँ, इन्फ्लुएंस हुए हैं और उससे हमने किया है. तो आपको एक चैनल, चाहे वो एडवाइज़र के थ्रू रखना पड़ा हो या अपने आप खुद स्कटलबट करें, राइट, आपको एक फिजिकल चैनल तो रखना ही पड़ेगा कि राइट, उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक भी है या नहीं. अगर मुझे हुँ, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली मिल रही है हुँ, विदाउट एनी हेल्प, तो क्या ये मार्केटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है राइट, या पम्प्ड वेरी इन वेल, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. सो वो स्कटलबट तो आपको हमेशा ही करनी पड़ेगी, चाहे वो हुँ, इन्फॉर्मेशन सही आ रही है, किसी भी चैनल से आ रही है, डिजिटल और फिजिकल, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, वेंडर्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा. ओके। तो सर आप इतने इयर्स से मार्केट्स में हो, आई एम श्योर आपने भी कुछ मिस्टेक्स की होगी, देन आप उस मिस्टेक से सीखे रहोगे। व्हाट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स कि भाई मुझसे तो ये मिस्टेक्स हुई थी बट आप ये अवॉइड करना? राइट. वन लेसन लर्न्ड या या सो आई थिंक बिहेवियरल एज जो हम कहते हैं, वो आज के टाइम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इनफैक्ट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही हो गई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज कम जो हो गई है उसकी वजह से बिहेवियरल एज की वेटेज जो है इन्वेस्टिंग में, तो वो ज़्यादा हो गई है. आप बिहेवियर, ये है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होके, हो सकता है स्टॉक आपको 5 साल होल्ड करना हो, वो मल्टीपैकर भी बन जाए, बट अगर आपने अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखा, तो आप जल्दी उसको बेच दोगे, देन देर इज़ अ रिग्रेट कि यार हमने जल्दी बेच दिया. और मे बी यू शुड हैव एक्चुअली सोल्ड द स्टॉक, बेच देना चाहिए था, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी आपके. जो आपने मॉडल बनाया है एग्जिट का, वो फिट हो रहा था, आपने सेल नहीं किया बिकॉज ऑफ यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल थिंग्स. सो आज की डेट में मुझे लगता है कि बिहेवियरल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद भी ये मिस्टेक्स कर चुका हूँ अपने अर्ली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में. तो मैं आई एम लाइक डबल कॉन्शियस नाउ ऑफ कि यार ये वाली गलतियाँ तो फिर नहीं करनी, बेचना तो है ही. अगर मार्केट एक्सपेंसिव हो गया, कितनी भी बातें हो रही है, लेकिन अगर स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया, मार्केट एक्सपेंसिव हो गया, तो यू हैव टू एग्जिट, बिकॉज इफ यू डोंट exit and you don't raise cash, then you rarely will have the chance to participate in the down cycle. आपके पास पैसा नहीं होगा अगर आपने कैश रेज समझा नहीं किया है, और या पैसा होगा भी तो शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा. राइट तो मुझे डाउन साइकिल प्ले करने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है और कैश भी चाहिए होता है. तो ये मैंने कुछ गलतियों से सीखा है सो ये कि एक रहना चाहिए. इन्वेस्टर अपना बिहेवियर कैसे करेक्ट कर सकता है? सो एक तो थोड़ा पढ़ना चाहिए. मेरे को हुँ, लगता है कि लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं. सो ओके, वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग बुक्स, और यू कैन आइडेंटिफाई देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल्स हु राइट वेरी गुड थिंग्स अबाउट बिहेवियरल इन्वेस्टिंग. इंटरनेशनल भी हैं, मॉर्गन हाउसल है, कार्लसन है, ब्राउन है, ये सब काफ़ी अच्छा लिखते हैं. और आप इंडियन में भी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो कि 20 साल 30 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए. सो आई ऑलवेज लिसन टू रमेश दमानी जी, or I always listen to Kenneth Andrade. These are
people who have seen market cycles over Right. very long periods of time, you know, or more than 30 years. Hmm. So इनके एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए. आपको पता चलेगा और वहाँ पे आप रहोगे, बिकॉज इन्वेस्टिंग इवेंचुअली इज अबाउट मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स. आप Hmm. जितनी कम गलतियां करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न तो आ ही जाएगी, लेकिन वो जी. गलतियां कम होनी चाहिए. अगर आपकी जी. गलतियों के परसेंटेज ज़्यादा है तो वो बिहेवियरल मिस्टेक्स ही होती है, कि अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग की मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हैं. Okay. अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग की मिस्टेक्स कम करना चाहते हैं तो आपको अपना बिहेवियर अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा. Okay. So, what are 3 books that you recommend the viewers to read? So, one of the books which I've read in the initial parts of my career is One Up on the Wall Street by Peter Lynch. I think it's a Okay. very basic book, but it's an important book for someone who is starting, Starting the journey. starting their investing journey or very early into their investing journey. Second is जो हम behavioral investing की बात कर रहे थे, तो Morgan Housel की जो books हैं, recently 2 books are there. Those are very good to read. Okay. And apart from that, special situations investing के लिए there is a US based writer called Morris Schill. उन्होंने 5-6 किताबें लिखी हैं स्पेशल सिचुएशंस के बारे में. So one deals with what should be, how you should find a special situation का इवेंट. वन इज़ कि वो आपको कैसे इवेलुएट करना है, वो थोड़ी फंडामेंटल नेचर है. एक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे है, तो 5-6 का सेट है वो मॉरिस शील्ड्स की बुक्स का. वो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है. तो मॉर्गन हाउसल की बुक्स इट्स वेरी गुड फॉर द बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, जो कि हम अभी बात भी कर रहे थे. So first book was Psychology of Money, and the Right. second book which have recently launched, I think 2023 में, Same as Ever. So Okay. both books exclusively deals with how to deal with the behavioral psychology and investing, behavior of an investor. your investor. So Okay. वो ये 2 books Morgan Housel की काफ़ी अच्छी हैं. Okay. Well, great, sir. मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आज आपसे. Same है. एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे ऑडियंस ने भी आज बहुत एंजॉय किया होगा आपकी बातें सुन के. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट. Thank you for having me, and it was a pleasure to be here. आई होप आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एट इन्वेस्टिंग विद अपसर्ज. ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट.